तो मैं पिछला वाला रिवाइज करूंगा थोड़ा सा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे कुछ इंडियन पॉलिटी के लिए, ठीक है ना। हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, राज्य क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे लेकिन समझ नहीं आता, ठीक है। कभी विधानमंडल, कभी संसद, तो ऐसे बहुत सारी कॉमन चीजें जो कभी भी दूर नहीं होती, पढ़ते रहते हैं लास्ट तक। तो वो कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी और क्या जरूरत है पढ़ने की, ऐसी कुछ चीजें डिस्कस की थी। तो मैं फिर से, जो पुराने बच्चे हैं वो शांत रहेंगे, नए बच्चों से पूछूंगा तो पुराने वाले बच्चे जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास वो लेते हैं। तो पुनः मैं उस टॉपिक को दोबारा से प्रयास करता हूं आपको समझाने, ठीक है। हमने उस दिन बात की थी राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की, इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर नाम जोड़ देंगे हम तो भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरी बात क्या है, भारतीय संविधान, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे राज्य व्यवस्था क्या है और क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ आए हुए हैं वो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से आपको जुड़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये जाने, तो जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। तो यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा हम राज्य के पीछे जाते हैं कि आखिर राज्य है क्या, क्यों बना। आपने हिस्ट्री आपका शुरू हुआ होगा, तो हिस्ट्री शुरू किया होगा आपको कहां से, कैथोलिक एज से, पाषाण काल से। कहां से, पाषाण काल से। तो आप देखते होंगे तब क्या राज्य था, नहीं था। धीरे धीरे हिस्ट्री का जब विकास होता है तो हड़प्पा सभ्यता, फिर आपको वैदिक, उसके बाद में महान जनपद, छठवीं सदी, ऐसे करके आप हिस्ट्री में पढ़ते जाते हैं। और फिर एक बड़े साम्राज्य आप जाकर के मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आप पढ़ते हैं। तो इन साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ होगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं लोग और देखते हैं कि पाषाण काल में व्यक्ति क्या होता था। व्यक्ति की दो जरूरत थी। पहली जरूरत तो केवल एक ही जरूरत थी, पहले तो ये कि आवास की, कहीं रुक जाता था कहीं भी, और खाने पीने के लिए वो कंदमूल, फल और शिकार पर क्या था, आश्रित था। तो जब उस पर डिपेंड था तो ये कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक ही शिकार पर कई लोग एक साथ क्या हुए होंगे, एक साथ कई लोग एक शिकार पर छपटे होंगे या किया होगा। तो जहां कई बार ऐसा कोइंसिडेंट हुआ होगा तो आदमी को समझ में आया होगा कि समूह में रहने से शिकार करना क्या है, आसान है। और कभी ऐसा हुआ होगा कि सिंगल कोई जानवर का शिकार कर रहे हैं, जानवर भी क्या करे, बचाव में पलट के सेल्फ डिफेंस में वार करते व्यक्ति पे। तो यहां क्या होता था, अब अगर चार लोग हैं तो सुरक्षा ज्यादा मजबूत है कि सिंगल पे ज्यादा। तो व्यक्ति को दो बातें समझ में आई कि समूह में रहने से एक तो आपको सिक्योरिटी और दूसरा भोजन की तलाश आसानी से हो सकती है या शिकार को आसानी से किया जा सकता है। तो यहां से व्यक्ति के दिमाग में, जो सिंगल व्यक्ति रहता था, उसके दिमाग में समूह में रहने की भावना जागृत हुई। और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ किसमें, साथ साथ रहते हैं तो संबंध जनरेट होते हैं, उसको बना वहां से परिवार। और यही जब धीरे धीरे करके फैला तो यही आपका समुदाय बना और यही पे आकर के समाज। और जब ये बड़े स्तर पे हो गया तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ा, ये कंसेप्ट है ना, कि कैसे लोग धीरे धीरे करके आगे स्थायी रूप से कैसे रहना शुरू किया, क्यों रहना किया, उसका एक लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी जब स्थायी, आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे सर। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर समझते हो ना, क्या होता है एग्रीकल्चर, कृषि नहीं, कृषि विज्ञान। फसलों को उपजाने की जो पद्धति है, जो उसका अध्ययन है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान में डेवलप ऐसे नहीं हुआ होगा, कई बार ये कई चीजें क्या करते होंगे जब रहते होंगे तो क्या किया होगा, कुछ के अंदर फूल वगैरह डाल करके खा के डाल दिया वहां पे, और कुछ समय बाद देखना होगा कि वहां से एक पौधा जनरेट हो गया। तो उसके दिमाग में, क्योंकि बुद्धिजीवी प्राणी है, मानव क्या है, बुद्धिजीवी प्राणी, तो उसके दिमाग में आया होगा कि ये इस तरीके से रीजनरेट किया जा सकता है।
तो एग्रीकल्चर का जब जन्म हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने एक चीज देखी कि अगर खेती करके हम परमानेंट रहने लगे, और आप जानते हो जंगल काट करके जब खेत वगैरह बनाए गए होंगे तो कोई भी आसानी से उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, तो वहां फिर परमानेंटली लोगों ने क्या किया होगा, रहना शुरू किया होगा, और ऐसे करके भूमि की उपयोगिता बढ़ी होगी। आज भूमि की उपयोगिता आप समझते हैं, एक फुट जगह कोई छोड़ने को तैयार नहीं, ठीक है। तो यहाँ जब स्थायी रूप से जो एग्रीकल्चर जब का जनरेट हो गया, एग्रीकल्चर जब ऐसा साइंस आ गया, विज्ञान आ गया, समझ में आने लगा लोगों को कि हम एक जगह करके एक ही फसल को कई बार भी जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों ने परमानेंटली रहना शुरू किया, भूमि की उपयोगिता बढ़ गई, और धीरे धीरे करके ये कंसेप्ट व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय समाज और राज्य। तो सिंपल एक लाइन में परिभाषा आपको राज्य की बताते हैं कि राज्य क्या है, समाज की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। क्या ये भी एक राज्य क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, एक संस्था है, और कैसी है, समाज की सर्वोच्च, सबसे ऊपर जाके है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक। राज्य के, अब आप पूछेंगे राज्य के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, उसके बिना कोई भी भूखंड या रहने वाली जगह या कुछ इस तरह की चीजें राज्य नहीं बन सकती। तो पहला भूखंड होगा निश्चित भूभाग, क्या होगा पहला, सर्टेन एरिया, निश्चित भूभाग। दूसरा, वहां रहने वाले लोग, जनसंख्या। तीसरा, संप्रभुता, और चौथा, सरकार, ठीक है ना, चौथी चीज सरकार। ये बात समझ में आती है, कोई भी राज्य, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी हो, यूएसए हो, सबका क्या है, एक निश्चित टेरिटरी है, एक निश्चित बाउंड्रीज है, और निश्चित एक क्षेत्रफल है प्रत्येक राज्य का, और वहां रहने वाले कुछ लोग हैं। यहां देखेंगे तीसरे नंबर पे, आप उसके लिए मैनेज करने के लिए क्या है, एक सरकार है, क्या है, सरकार है। और चौथी चीज है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है, इंटरनली डिसीजन लेने के लिए क्या है, अपने आप में सुप्रीम है। कोई भी राज्य, ऐसी संस्था मान लो जो अपने आप निर्णय लेने में क्या है, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से क्या हो, सक्षम हो और इंडिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो पता लगेगा, क्या अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो क्या भारत एक राज्य कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि हमारी सारी पॉलिसीज कौन बनाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ स्टेट ऑन दैट टाइम, उस समय इंडिया एक स्टेट नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉवरेनिटी नहीं थी, हम अपने निर्णय, सरकार भी थी, क्षेत्रफल भी था, जनसंख्या भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। तो ऐसी स्थिति में राज्य के 4 तत्व होते, कई बार सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान, सॉरी, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिटा दो, है ना, ठीक है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, और उसके बाद संप्रभुता, और तीसरी चौथी चीज है सरकार। क्लियर हो गई बात। अब प्रश्न यही से उठा, फिर सरकार क्या होता है, नए लोग बताएं, हम लोग खूब बात करते हैं सरकार की, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, तो बताएं कि सरकार क्या होती है, नए लोग, हाँ, जो राज्य को चलाए, बस, और कोई, नए बच्चों में से, अरे रोज काम कर रहे हैं, सरकार योजना चला रही है, हाँ, खड़े होकर बताएं। जो किसी भी क्षेत्र में देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, या जितने भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मास्क हटा लीजिए थोड़ा सा, हाँ, संचालन करे, हाँ, एक तरीके से। और कोई, सरकार दिखती है, हाँ या ना, नए बच्चे, पुराने नहीं, सरकार दिखाई देती है, सरकार दिखती है कि नहीं, विजिबल है, नॉन विजिबल है, विजिबल है, दिखती है सरकार, बताएंगे अभी कैसे दिखती है। सरकार को आप कह सकते हो राज्य की वह संस्था है जो लोगों के लिए क्या करती है, उस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाती है और उनको क्या करती है, ऐसी संस्था जो कानून बनाए और उनको लागू करवाती है, लागू करवाए,
ऐसी संस्था को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्लियर है? ये भी क्या है? संस्था है। अभी देखेंगे सरकार को देखोगे, अगर पूरी दुनिया में देखोगे और क्लासिफाइड करोगे अगर, तो दो तरह की पूरी दुनिया में सरकारें पाई जाती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। पहला बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, जिसे आप लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, और दूसरा है ऑटोक्रेसी, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं तानाशाही, और दूसरा बोलते हैं हम लोग लोकतांत्रिक। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक। आप सब जानते हो डेमोक्रेसी का प्राइमरी की परिभाषा है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोगों के लिए लोगों की सरकार क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, डेमोक्रेसी कहलाती है। यहां पर, और ये वर्ड भी जो डेमोक्रेसी है वो लैटिन वर्ड के डेमोस प्लस क्रेसी से बना है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसी का मतलब होता है शासन। यानी कि जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। जबकि ऑटोक्रेसी में किसी समूह या व्यक्ति में सारी पावर किसमें निहित है? किसी व्यक्ति या समूह में। अंतर क्या है दोनों में? इसको समय समय पर जनता चेंज कर सकती है, इलेक्शन के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से। जबकि ऑटोक्रेसी में कोई परिवर्तन का कोई माध्यम नहीं होता, वहां इलेक्शन नहीं होता। जैसे उत्तर कोरिया की बात करें हम लोग, एक दो स्टेट ऐसे हैं, या उत्तर कोरिया की बात करें जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, जनता का शासन नहीं है। ठीक है? तालिबान सरकार की बात करें हम लोग, पाकिस्तान की बात मत करिए, वहां डेमोक्रेसी है। ठीक है? तो चाइना भी इसमें इंक्लूडेड है, पर चाइना की डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी नहीं है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि चाइना को हम लोग साइड कर देते हैं। वहां क्या है? चुनने की, जो चाइना में क्या है, जो निर्वाचन की पद्धति है वो सीमित है। हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, एवरी पर्सन जिसको योग्यता है वो खड़ा हो जाए, लेकिन वह पार्टी तय करती है कि आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो सीमित हो गया, जनता के पास विकल्प क्या हो गए? सीमित हो गए। इसलिए उसको पूरी डेमोक्रेसी हम लोग नहीं कहते। ठीक है? अब देखिए, तो ऑटोक्रेसी में क्या है? सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता, सरकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता एक समय के बाद निर्वाचन के माध्यम से उसको बदल सकती है। तो ऐसा शासन जहां जनता का शासन हो, और ऑटोक्रेसी जहां पर किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह का क्या हो? शासन हो। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? तानाशाही। तो तानाशाही खड़े होकर पूछिए, आवाज क्लियर आनी चाहिए जैसे मेरी आती है। म्यांमार में क्या है? सत्ता पलट हुआ है। वहां सरकार ने, जैसे पाकिस्तान में मुशर्रफ के समय पर हुआ था, मुशर्रफ जी ने क्या किया? जिया हुर्रियत के समय पर हुआ था, क्या हुआ था? मुशर्रफ साहब ने निर्वाचित सत्ता को साइड कर दिया और सेना ने वहां पर टेक ओवर कर लिया। तो क्या आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं आज म्यांमार में? मार्शल लॉ है वहां। क्या है? सेना का शासन है, जनता का शासन नहीं है। ठीक है? तो अब देखिए, ये तो बहुत कम देश हैं। अब दुनिया में एक दो देशों के अलावा ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात करें, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएं, तो डेमोक्रेसी में भी कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह की शासन व्यवस्थाएं क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। जैसे समझने का प्रयास करिए। लोकतंत्र में भी दो तरह की सरकार है। लोकतंत्र में भी दो तरह की सरकार है। कैसी कैसी? देखिए, या तो वो संस्थात्मक प्रणाली है या अध्यक्षात्मक प्रणाली है। एक को बोलते हैं लोग, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म, और उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए, और संस्थात्मक प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना? ये दो उदाहरण आप देख सकते हैं। अब ये कैसे तय होगा? हमारे कैसी प्रणाली है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो हाउ कैन यू डिसाइड इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म? कैसे डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है? हेड ऑफ द स्टेट, इट इज अ फीचर ऑफ, देयर आर टू हेड्स ऑफ द स्टेट।
एक नाम मात्र का शासक और दूसरा वास्तविक। ये गुण हो गया, लेकिन ये अभी इसका सही क्लासिफिकेशन नहीं कि कैसे पता लगाएं कि ये संस्थात्मक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है या नहीं। इसके लिए रूल ऑफ सेपरेशन आप यूज करते हो, या आपसे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। सरकार आधुनिक समय में बहुत सारे काम करती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो सरकार बहुत सारे काम करती है। तो सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, हम 3 अंगों में बांट सकते हैं। सरकार को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वेरी गुड। 3 अंग हो गए। सरकार के काम करने के आधार पर बांट सकते हैं। विधायिका का काम क्या है, विधि निर्माण करना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम न्याय करना, उससे भी इंपॉर्टेंट काम है इंटरप्रिटेट करना, या जो कानून है उनकी व्याख्या करना। इंटरप्रिटेट, निर्वचन करना, हिंदी का सही वर्ड है निर्वचन। इंटरप्रिटेशन करना, क्या करना कि सही कानून बना है या नहीं बना है, ठीक है ना, या सही प्रक्रिया से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये काम है न्यायपालिका का देखना और फंडामेंटल राइट्स की सिक्योर करना, आपको श्योरिटी। ये काम है किसका, न्यायपालिका। अब आप देखिए, अच्छा थोड़ा सा और जस्टिफाई कर लें। विधायिका, अगर हम कहें भारत की सरकार की विधायिका, तो किसको कह सकते हैं, भारत सरकार की विधायिका कौन है? हाँ, एक आदमी बोला करो। हाँ, खड़े होकर के कोई भी। हाँ, पार्लियामेंट। अरे भाई, आप तो थे पिछली क्लास में। पार्लियामेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पार्लियामेंट को हम कह सकते हैं संघ सरकार की, क्या कह सकते हैं, विधायिका। कानून बनाने वाली जो संस्था है संघ सरकार की, भारत सरकार की, वो क्या है, संसद। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका कैसे कहेंगे, संसद दिखती है कि नहीं, विजिबल है, सरकार विजिबल है, दिखाई देती है, बिल्कुल ठीक। अब कार्यपालिका किसको कहेंगे, क्या है कार्यपालिका? हाँ आप बताएं। गलत जवाब, जी नहीं, जिम्मेदार नहीं है वो। आप जो है संसदीय प्रणाली के प्रति जब पढ़ेंगे आप 74 और 75 आर्टिकल, जिम्मेदार नहीं है। मंत्री हमेशा जिम्मेदार रहता है संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, सरकार, सदन, निचले सदन के प्रति हमेशा जिम्मेदारी। आईएएस कभी वहां जवाब नहीं देता। आईएएस की जिम्मेदारी हमेशा अपने डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल हेड मंत्री के प्रति होती है, लेकिन कभी खड़े होकर के सदन में कभी जवाब नहीं देता। बताऊंगा अभी बाद में टेम्परेरी कार्यपालिका क्या है और परमानेंट कार्यपालिका क्या है। यह कार्यपालिका का सीधा सा मतलब है सरकार का जो मुख्य भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। आप सोचिए ना, जरूरत क्या है, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना या आपने उनको सांसद चुना था? आपने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना, कहां से, बनारस से, ठीक है ना। उनको क्या चुना आपने, एमपी। और जब उनको मेजोरिटी मिल गई लोकसभा में, तो वो क्या हो गए, उस पार्टी के दल के नेता, और जिसको मेजोरिटी मिली उन्होंने सरकार बनाई। इसका मतलब क्या है, सरकार बनाने का मतलब कि भाई एक पीएम चुना जाएगा और उनकी मंत्रिपरिषद चुनी जाएगी। इसी को बोलते हैं कार्यपालिका, यही मेन बॉडी है सरकार। ठीक होगी बात। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या हो गया, पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। और कार्यपालिका का हेड ऑर्डिनरी कौन होता है, प्रेसिडेंट। ये भी कार्यपालिका में शामिल है, क्योंकि सारे काम जो भी हैं वो सारे काम किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट। सरकार के सारे काम हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। अभी आप और न्यायपालिका कैसी है हमारी, जुडिशरी कैसी है, संघीय व्यवस्था है या इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है पूरे देश के लिए एक तरह की न्यायपालिका है, चाहे वो राज्यों के लिए हो चाहे वो देश के लिए हो। राज्य और देश के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक ही व्यवस्था है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड, एकीकृत व्यवस्था, है ना। अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है और केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका है, लेकिन हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, केंद्रीय। अब यही जो सिस्टम है सेल, यही सिस्टम सेल कहां पर है, राज्यों में भी है। हमारे यहाँ दोनों सरकारें हैं,
केंद्र की अलग और राज्य की अलग। तो राज्य की जब सरकार प्रदेश की सरकार देखेंगे तो प्रदेश की सरकार की विधायिका कौन होगी? विधानमंडल। क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं पार्लियामेंट की जगह? क्या बोलते हैं? विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। तो जैसे वहां संसद काम करती है ऐसे यहाँ कौन काम करता है? विधानमंडल। वहां संसद के कितने सदन थे? 2, राज्यसभा और लोकसभा और प्लस प्रेसिडेंट मिलकर के क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। ऐसे ही विधानमंडल अगर प्रदेश की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसको क्या, इसमें कौन कितने सदन है? 2। कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा प्लस गवर्नर। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आएगा कि विधानसभा का मतलब क्या है, विधान परिषद कहाँ है, वो भी क्या है? विधायिका है, लेकिन कहाँ की? प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की विधायिका कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? विधानमंडल। और केंद्र सरकार की कानून बनाने वाली संस्था कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलग 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और प्रदेशों के अलग सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। इज दैट क्लियर? समझ में आता? अब कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बीच बीच में लोग पूछते रहते सवाल, लोकसभा क्या है, राज्यसभा कहां से आ गई, विधान परिषद कहां से ले आई, अभी आप विधायक इसको बता रहे थे, कल परसों उसको बता रहे थे, तो बीच बीच में ये सवाल उठते रहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, राज्यों के लिए अलग सिस्टम है, प्रदेशों के लिए और केंद्र के लिए अलग, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी। ठीक है, लोग बात। ऐसे ही जब कार्यपालिका की बात करोगे भारत सरकार के लिए तो पीएम और मंत्रिपरिषद, और अगर प्रदेशों की बात करोगे कार्यपालिका की तो कौन होगा? सीएम और। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड। तो ये सब व्यवस्थाएं आपने देखी। अब मैं आपको मूल मुद्दे पर आता हूं, संस्थात्मक पद और अध्यक्षत्व। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए कैसे पता लगाएंगे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है या हमने क्या कहा? कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक रूल होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या होता है? और एक होता है रूल डिवीजन ऑफ पावर। 2 है। क्या चीज? एक तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण हिंदी में, और एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। 2 वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब। डिवीजन ऑफ पावर और एक वर्ड है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन पावर का मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संस्थाएं स्वतंत्र काम करेंगी, और ये प्रिंसिपल है मॉन्टेस्क्यू का। किसका है? मॉन्टेस्क्यू का मानना था, फ्रांसीसी विद्वान थे, इनका मानना था कि किसी भी एक व्यक्ति के पास अगर पूरी शक्ति हो जाए तो कैसा हो सकता है? जैसे पहले राजा होता था, वही कानून बनाएगा, वही लागू करवाएगा, वही सही होगा। पुलिस ही पकड़े और पुलिस ही क्या कर दे? न्याय कर दे। सही होगा गलत होगा? ठीक नहीं होगा, है ना? निरंकुश होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा था संस्थाओं को कार्यों का क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। अलग अलग संस्थाओं के पास अलग अलग कार्य होने चाहिए। तो विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम कानून को लागू करना या इंटरप्रेट, न्याय करना और इंटरप्रेट। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का रूल पूरी तरह लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने अभी बताया कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका सदैव विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। इससे यह शो होता है कि व्यवस्था कैसी है? संस्था। जैसे दोहरी भूमिका में है प्रधानमंत्री जी, एक तरफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं, है कि नहीं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। ठीक है ना? एक तरफ क्या है वो? पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, और दूसरी तरफ क्या है वो? प्रधानमंत्री भी है। यानी कि कार्यपालिका का भी सदस्य है और विधायिका का भी सदस्य है।
तो इसका लेना देना क्या हो गया? यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, और इन दोनों के संबंधों के आधार पर व्यवस्था को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि संस्थात्मक है या अध्ययन। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती और एकदम से सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो वहां लागू होता है। वहां कार्यपालिका का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, और वही सरकार का भी हेड है और वही कार्यपालिका का है। लेकिन वो विधायिका का पार्ट नहीं है। वो विधायिका का पार्ट सीनेट का या लोअर हाउस का, वो पब्लिक हाउस का क्या नहीं है? पार्ट नहीं है। जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी संसद का पार्ट है। इन के पास अब कह सकते हैं आप कि संस्थात्मक व्यवस्था में दो तरह का हेड होता है, एक वास्तविक हेड और एक नाममात्र। वास्तविक हेड हम बोलते हैं प्रधानमंत्री को और नाममात्र का हेड बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये गलत बात है। ये क्वेश्चन आता है मेंस में, क्या वास्तव में राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है? समीक्षा कीजिए, क्वेश्चन आता है तो क्या लिखे? हाँ, वास्तव में रबर स्टाम्प है? नहीं, समय समय पर राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी पावर्स है। जैसे बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई कानून नहीं बन सकता, बजट को भी वही रखवाता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स है वो, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां उसके पास है, इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है वो, बहुत सारी बातें हैं उसके पास, ठीक है। तो वहां समीक्षा करने में मेंस की बात है, हम लोग को आते हैं। तो संस्थागत व्यवस्था का कैसे मालूम पड़ेगा? कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर। यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, और कार्यपालिका सदैव संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तीनों संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं, एक दूसरे के कार्यों में ओवरलैप नहीं करती। क्लियर? जिसका काम कानून बनाना है वो कानून बनाता है, जिसका काम लागू करना है वो लागू करता है, और जिसका काम न्याय करना है वो न्याय। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अमेरिका में प्रधानमंत्री ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ठीक। वहां पर केवल क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, और वही वास्तविक और वही हेड है। अब संस्थागत व्यवस्था में भी दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक को बोलते हैं हम लोग संघात्मक, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एकात्मक। सुना होगा फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या वो सुना? फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट। ये क्या होता है? संघात्मक। यहां दूसरा वाला प्रिंसिपल काम करता है, डिवीजन ऑफ पावर। जब केंद्र और प्रदेशों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है विषयों को लेकर के, कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, तो उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं, उस तब यूज होता है डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि जब प्रदेश और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था। क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था। और जब कभी एक जगह पर, केवल एक ही जगह पर सारी शक्तियां निहित होती हैं, और यहीं से प्रशासन के माध्यम से पूरे राज्य में, जब पूरे देश में कानून चलाया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? एकात्मक व्यवस्था। वहां राज्यों में, जैसे ब्रिटेन जाओगे आप, ब्रिटेन में राज्यों में सरकार नहीं होती, वहां जैसे डीएम है, कमिश्नर है, ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से वहां शासन चलाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है? प्रदेश में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, आपको मालूम है राष्ट्रपति के पास संपूर्ण वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो रखता है वो। गेट लगा दिया, एब्सोल्यूट वीटो पावर है उसके पास। वो चाहे तो किसी भी विधेयक को एब्सोल्यूट, इसीलिए तो दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति उसे कहा जाता है। और हटाने की जो प्रोसेस है उसकी महाभियोग की, वो बहुत जटिल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
सबके? चलिए, अभी लिखना नहीं, अपना लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं लिखा दूंगा, जब लिखाना होगा तो लिखा दूंगा, आप परेशान नहीं हो, बस समझ लो कंसेप्ट, यही सबसे बड़ी बात है। उस गेट को लगा दो, नहीं भूल आ जाएगी पूरे दिन। चलिए कोई बात नहीं, बाधाएं आएंगी और ऐसे ही चले जाएंगे। आप लोगों को आईएएस बनना है नहीं, ऐसी बाधाएं आती जाती रहेंगी। फेडरल और यूनिटी की बात हो गई। अब देखिए आप, और एक व्यवस्था है, और एक क्लासिफिकेशन करें सरकारों का, तो दूसरा एक क्लासिफिकेशन है राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। कैसी व्यवस्था? रिपब्लिक और मोनार्कियल। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? रिपब्लिक या मोनार्कियल? हम रिपब्लिक हैं, गणतंत्र। तो कैसे मानेंगे गणतंत्र है? जहां पर देश के हेड को इलेक्शन से चुना जाए, निर्वाचन के माध्यम से देश का हेड चुना जाए, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है, रिपब्लिक कहलाता है। और जहां हेरिडिटी के आधार पर, अनुवांशिकी के आधार पर किसी राज्य का हेड चुना जाए, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? राजतंत्र कहलाती है, जैसा ब्रिटेन में है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जिसका जवाब है, भारत है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गेट खोल दो। सारे गेट खोल दो, सारे गेट खोल दो, सारे। चलिए, जब तक लाइट आएगी। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई नहीं, आवाज जाएगी, पूरा पीछे तक जाएगी। निहाल सर, इसको चालू रहेगा या बंद रहेगा? चालू रहेगा ये। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रात्मक। तो मैं कह रहा था, भारत कैसी व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक, गणतंत्रात्मक और संघात्मक, या सभी? यह सब, यही सवाल बदल बदल के आपको देता है। भारत है लोकतंत्रात्मक, संस्थात्मक, राजतंत्रात्मक, चॉइस बदल देगा वो। लेकिन आपको पता है कि भारत लोकतंत्र भी है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है, भारत में फेडरल फॉर्म भी है, और भारत में गणतंत्र भी है कि नहीं? तो वो चॉइसों को मिसमैच कर देगा, मिला देगा, कहीं पर आपको एकात्मक डाल देगा, कहीं पर आपको भटकाने के लिए। लेकिन बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा कि नहीं? आपको मालूम है कि भारत अब कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है भारत में, तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैंने कहा था, ठीक है, मैंने एक बात कही थी, अब ये कैसे तय हो, ये कैसे फिक्स हो कि विधायिका क्या कार्य करेगी, कार्यपालिका का क्या काम होगा, न्यायपालिका का
क्या काम होगा, कैसे फिक्स करेंगे। तो मैंने उस दिन यहाँ छोड़ दिया था ला करके पुराने बच्चे, यहाँ मैंने कहा था इन तीनों के लिए भी एक ऐसा सिस्टम हो जो बताए कि विधायिका को कैसे करना है काम और कहाँ करना है, न्यायपालिका को कहाँ करना है काम और कैसे करना है, न्यायपालिका को कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है, ये भी फिक्स करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसी के लिए जरूरत पड़ती है किसी की, और मैंने बताया था उस दिन संविधान सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो उसके अंगों का निर्माण करता है, उनके उत्तरदायित्वों को, शक्तियों को और उनकी सीमाओं को डिफाइन करता है। ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसा ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। वन वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी देश का एक सुप्रीम लॉ है, एक सर्वोच्च कानून है जो वहां की राज्य व्यवस्था की, राज प्रणाली को तय करता है और उसमें राज्य में काम करने वाली संस्थाओं का निर्माण करता है, उनकी शक्तियों को बताता है, जैसे चाहे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं। और वन वर्ड में पूछे कोई तो सीधा कहिए इट्स द सुप्रीम लॉ। क्या है ये, इंडिया के टर्म में बात करें तो क्या कह सकते हैं, इट इज सुप्रीम लॉ। कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो। अगर वो उसको वॉइड करेंगे या कहीं बाधा पहुंचाएंगे संविधान को तो वो कानून क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 13 में। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमको संविधान की जरूरत पड़ती है। अब संविधान में हम देखेंगे कि इसका ढांचा कैसा है संविधान। तो संविधान का एक प्रोसेस है, यहां पर आपके सिलेबस में भी है, संविधान का निर्माण या संविधान ने जो यात्रा तय की है 26 जनवरी 1950 तक, और कहां से लेकर के 1600 से लेकर के 1857 तक और 1857 से लेकर के 1950 तक। इसी यात्रा को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक विकास। क्या बोलते हैं, संविधान का निर्माण जरूर हम कह सकते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन में हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी लंबी थी, क्योंकि इससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में कैसा तंत्र था, राजतंत्र था। कैसा तंत्र था, गणतंत्र मिलता था, दिखाई देता था एक दो स्टेट्स में, एक दो प्रदेशों में, लेकिन सिस्टम कैसा था, राजतंत्र था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे जो सुधार हुए कानूनों में और नए नए कानून बने, जैसे आज भी हमारे यहाँ आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रस्ट एक्ट हो, ये सारे कानून उसी समय के बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये जो संवैधानिक विकास पढ़ेंगे हम लोग 1600 से लेकर 1857 क्यों बांट दिया हमने, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये अंग्रेजों से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक, 1857। अभी अंग्रेजों का शासन जरूर कहिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत पर कब तक, 1857 तक। और 1857 से लेकर के 1950 तक किसका रहा, ब्रिटिश क्राउन का। किसका, ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि सीधे सीधे कहिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश सरकार का शासन। तो 57 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और 57 के बाद से क्राउन का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश सरकार। ठीक होगी बात। तो यहां से लेकर के यहां संघर्ष करते रहे कंपनी से, और यहां जो संघर्ष चला किसके बीच, हमारे बीच और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच। और धीरे धीरे करके हमने उनसे डिमांड की, उसके सुधार में कई अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, है ना, ऐसे आते रहे। 1909 का है, 1919 का, 1935 का है। तो उनमें जो डिमांड से चलती रही प्रणाली, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की फेज, संविधान लास्ट तक बनने तक की फेज। ये जो हम लोग टाइम काउंट करते हैं 2 वर्ष 11 का 18 तक, आप अगर काउंट करोगे तो आप काउंट करोगे पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। निकाल लेना
2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही निकलेगा। ठीक है, आज तक केवल रटते रहते थे 2 वर्ष 11 माह। जिस दिन से संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस दिन से लेकर के जिस दिन तक संविधान बना, और संविधान बनने का तारीख क्या है 26 नवंबर 1949। तो आप जब निकालोगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन निकल आएगा। ठीक है ना, क्योंकि और संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। उसमें बहुत सारी समितियां थी। ठीक है, उसमें बहुत सारी समितियां थी, अलग अलग कमेटीज को अलग अलग काम दिए गए। संघ समिति अलग थी, झंडा समिति अलग थी, अल्पसंख्यक समिति अलग थी, मूल अधिकार समिति अलग थी, प्रारूप समिति अलग थी, है ना। तो उसमें एक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ड्राफ्ट करने में, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं है, इससे पहले जो कच्चा चिट्ठा था वो तैयार किया था बी.एन. राव ने। किसने? और बी.एन. राव साहब और वो कमेटी के लोग, संविधान सभा के लोग कई देशों में घूमे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा, और वहां से ला करके क्या किया? ला करके रख दिया साहब कि ये व्यवस्थाएं हमको अडॉप्ट करनी है इंडिया के लिए। लेकिन बने कैसे? सबसे लास्ट में बनने वाली कमेटी थी कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे लास्ट में बनने वाली कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से ये ड्राफ्ट हुआ। ड्राफ्ट का मतलब होता है कैसा? किसी चीज को कंसोलिडेट करना, संकलित करना, एक किताब की फॉर्म में। जैसा ये भारत का संविधान है, इसको संकलित करना, बहुत सारे चीजें देश की दुनिया की लाके रख दी। जैसे आप लोग पीएचडी करते हो कि नहीं? पीएचडी थीसिस होती है जब, तो क्या होता है? बहुत सारा मटेरियल होता है, और हम लोग क्या करते हैं? उस मटेरियल को कलेक्ट करके फिर एक थीसिस के रूप में, एक बुक की फॉर्म में कंपाइल कर लेते हैं। इसीलिए देखिए 2 तरह की चीजें हैं। संविधान भी 2 तरह का है, लिखित और अलिखित या मौखिक। कितने लोग हाथ उठाए मौखिक, और कितने लोग कह रहे हैं अलिखित? मौखिक वाले हाथ उठाए। और कितने लोग कह रहे हैं अलिखित, और कितने लोग किसी पक्ष में नहीं। सही भी हम, गलत भी हम। मौखिक कोई संविधान नहीं होता, अलिखित होता। अलिखित का मतलब समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान है तो वो लिखा हुआ है। जैसे समझिए इंडिया का संविधान, रूल ऑफ लॉ लिया हमने कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया? ब्रिटेन से। अगर हम इस किताब में कंपाइल ना करते, सब चीजों को एक साथ ना रखते, और कभी कोई इशू फंस जाता कि रूल ऑफ लॉ का विषय है या नहीं है, तो हमें वो साहित्य, वो लिटरेचर कहां से लाना पड़ता? भाई जाओ ब्रिटेन से लाओ, रूल ऑफ लॉ के क्या प्रिंसिपल से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो देखना पड़ता। आज भी देखते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, एक जगह कंपाइल नहीं है। ब्रिटेन का संविधान कैसा नहीं है? एक जगह इकट्ठा नहीं है, जैसी किताब की फॉर्म में, ऐसे इकट्ठा नहीं है, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है साहित्य कल्चर में। नहीं तो आप सोचो अगर मौखिक होता, अब ये मुंह की बात रिकॉर्ड हो रही है, तो ये तो एक क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग हो गई। नहीं तो ये सुना है कि कोई हवा में लटकी रहेगी, कोई बात हमने बोली लटक गई, तो कल को साहब साक्ष्य ले आओगे, चलो भाई सर ने बोला था, है कि नहीं? तो वहां क्या है, जब कभी कोई ऐसा इश्यू होता है तो कहीं पर ट्रेडिशन है, कोई साहित्य है, कल्चर है। जैसे उन्होंने कहा महाभारत में ऐसा लिखा है, तो महाभारत की किताब उठाना है, तो भाई देखो रामायण में ऐसा लिखा है, रामायण ले आए। ये होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अलिखित संविधान, मौखिक नहीं। क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। ठीक हो गई बात? तो मौखिक मत बोलना, ठीक। और लिखित संविधान कैसा? जैसा इंडिया का, अमेरिका का संविधान, ठीक है ना। तो वो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जगह पर कंपाइल। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे बड़ा रोल यही था। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करके जब संवैधानिक विकास, ठीक है, पढ़ाऊंगा आज इंट्रोडक्टरी क्लास में। तो अब जब संविधान बन के तैयार हो गया, तो संविधान बनने के बाद आप देखेंगे संविधान के कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ गुण हैं, ठीक है ना। तो जब संविधान बन गया तो संविधान में क्या क्या है, पहले तो ये समझो। तो संविधान में प्रस्तावना है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है? भाग है। कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? 395
5 प्लस क्या है, अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां आपकी 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। ठीक है ना, लोगे बात कितने हैं, 22 भाग है। आर्टिकल 395 है और शेड्यूल जो है कितने हैं, 12 है। 8 और 4 रूल समझाने कितने थे, 8। लेकिन कई बार लोग कह देते हैं कि संविधान में 444 हैं और कोई 450 बता देता है। ये क्या मतलब है? कभी कभी संविधान में लोग 25 भाग बता देते हैं, 26 बता देते हैं। ये क्या चक्कर है? 23वां भाग है संविधान का, 23वां भाग है हाँ या ना? नहीं है। हम अगर काउंटिंग करें तो जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, जैसे 4A, 9A, 9B, 14A, ठीक है, तो 4 पार्ट ऐसे जोड़ दिए, 9A, 9A, 9B और 14A। तो 22 और गिनती करके बता देते लोग, क्या 4 ये जोड़ के कितने हो गए, 26। 7वें भाग में कुछ है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7वां भाग हट गया है संविधान से। 7वां भाग तो है लेकिन खाली पड़ा है, अनुच्छेद 238 रिक्त पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कभी कुछ समय आएगा तो कुछ ऐड कर देंगे। ऐसे एक सवाल आता है, भाग 9 को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन से, 74वें संविधान संशोधन से, 75वें संविधान संशोधन से, इनमें से किसी से नहीं। जो लोग पढ़ के आए होता है किस संविधान संशोधन से भाग 9 जोड़ा गया? पंचायतें हैं किसमें? भाग 9 में नहीं। तो दैट मीन्स ये था जब संविधान बना तो 9वां भाग नहीं था। अगर आप कह रही हैं कि 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 जोड़ा गया जैसा आप पढ़ते आए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि भाग 9 नहीं था फिर संविधान में, गिनती छोड़ दी गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और भाग 9 गायब। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। 9 नहीं होगा तभी तो जुड़ा हो गया। गलत जवाब। क्या 9A 9B तो जुड़ा है, लेकिन पंचायतों में भी तो प्रावधान किया गया है। तो सही सवाल यह है, जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जाए कि पंचायतों को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन से, तो आंसर हो जाएगा 73rd। 9 पार्ट भी खाली था, 9 पार्ट में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को शिफ्ट कर दिया गया और संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे करके जब गिनती करते हैं तो भाग हो जाते हैं 26, लेकिन 26 में कोई भाग है नहीं। भाग कितने हैं आपसे पूछे, सही जवाब क्या है 22। तो जब भी वो चॉइस देगा भाग की, तो या तो वो 22 देगा या वो 26 देगा, लेकिन साथ साथ कभी 22 और 26 नहीं देगा, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा कि वो काउंटिंग के हिसाब से पूछ रहा है या पार्ट के हिसाब से। तो सवाल कैसा हो जाएगा, कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसीलिए आप देख लेना, अगर वहां 26 है तो 26 आंसर होगा, और अगर वो 22 है तो 22, भाग 22 ही। ठीक है, ऐसे अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद या 444, अब वहां भी कोई जोड़ता है। 51A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21A है कि नहीं? ऐसे अनुच्छेद है कि नहीं है? 21A में शिक्षा का अधिकार है, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ऐसे ही 243A, 243B, 243C, 243D, ऐसे करके Z T तक चला जाएगा। तो जब इनको काउंट कर दोगे साथ में, तो संख्या क्या हो जाएगी, 395 से ऊपर निकल जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? लेकिन 396वां अनुच्छेद नहीं है, संविधान का लास्ट अनुच्छेद 395वां ही है। क्लियर हो जानी चाहिए दोनों बातें। कई बार कंफ्यूजन, सर 444 कैसे है, 550 क्यों बता रहे हैं सर, 26 क्यों है, 22 क्यों है, ऐसे सवालों का जवाब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात?
अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कब कहां से क्या है, तो दो चीजें आपको चार्ट बनाइए, ठीक है। एक तो बनाइए आप भाग के लिए क्या करेंगे आप अपनी कॉपी पे 3 लाइनें बनाएंगे, ऐसे भाग, विषय और अनुच्छेद, ठीक है ना। भाग, विषय और अनुच्छेद, किस भाग में क्या क्या है, ठीक है ना। ऐसे समझो कि जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, कोई किताब पढ़ते थे, कितने अध्याय हैं पढ़ते हैं, पहले अध्याय में ये है, दूसरे अध्याय में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, ऐसे ही करके संविधान भी एक किताब है और इसमें कितने पार्ट हैं, 22, और हर एक भाग में अलग अलग विषयों के लिए लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22 भाग है और शुरुआत में प्रियम्बल है और लास्ट में 12 अनुसूचियां दी हुई है। इसमें क्या दी हुई है, 12 अनुसूचियां। जो चीजों भाग में नहीं लिखी जा सकती थी उनको क्या किया, बाद में अनुसूचियों में ऐड कर दिया गया, अनुसूचियों में, कि बार बार रिपीटिशन ना। इज दैट क्लियर। तो पहला भाग लिखिए, भाग 1 लिखिएगा, क्या लिखेंगे, भाग 1, ऐसे करके 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। चाहे कैसे भी समझ सकते हो। ऐसे मान लो एक बड़ा सा कॉलेज है, आगरा कॉलेज, हर कमरे में अलग विषय की क्लास है, ठीक है ना। कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, पूछते ना भाई केमिस्ट्री क्लास कहां लगेगी। ऐसे ही संविधान भी क्या है, एक स्कूल की तरह है, हर भाग में अलग अलग बातों के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो भाग 1 किसके विषय में बताता है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, 1 से 4। दूसरा भाग नागरिकता को लेकर, ठीक है ना, कहां से कहां तक, 5 से 11। तीसरा भाग मूल अधिकार, कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। चौथा भाग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से कहां तक, 36 से लेकर के 51 तक। कहां तक, 36 से लेकर के 51 तक। दूसरी तरफ आ जाइए, भाग 4 का विषय और अनुच्छेद। अब जैसे ही आपको ABCD दिखाई पड़े, आप तुरंत समझ जाइए ये किसी ना किसी संशोधन से इसको जोड़ा गया है, किसी ना किसी अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। तो 4A या 4 का, इसमें क्या है, पूर्ण करता है। अनुच्छेद कौन सा, 51A या कहिए का, ठीक है, जो भी करना है। और जैसे ये समझ में आए तो आप समझ लीजिए इसको जोड़ा गया किसके द्वारा, 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन। ठीक हो गई बात, अभी याद भी करा दूंगा सारे बात, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। ऐसे ही करिए, भाग 5, भाग 5 में क्या है, क्या है भाग 5 में, यूनियन गवर्नमेंट, संघ, ठीक है ना। कहां से कहां तक, 52 से लेकर के 151 तक। और संघ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति, यही पढ़ेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति, इन अनुच्छेदों के बीच में यही पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री, यही पढ़ेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद, यही पढ़ेंगे हम लोग महान्यायवादी, यही पढ़ेंगे हम लोग संसद के बारे में, संसद और संसद के अधिकारी और संसद के विशेषाधिकार, संसद के बारे में। यही पढ़ेंगे हम लोग बजट के बारे में, 112 से 117। यही पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति
और इसी भाग में पढ़ते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय 124 से 147 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और यही पढ़ते हैं हम लोग सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 से 151 सबसे बड़ा भाग, ठीक है ना। 52 से लेकर के और 62 तक राष्ट्रपति, 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति, 72 में क्षमादान की शक्ति, 73 में विवाद होने पे क्या होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 74 75 जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए है, 76 में अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, 77 78 राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां किसके नाम पे होंगी, 79 से लेकर के और 111 तक संसद और संसद के अधिकारी और कैसे विधायी प्रक्रिया होती है, संसद से संबंधित प्रावधान कहां तक 79 से लेकर के 111 तक, 112 से लेकर के 117 तक बजट, ठीक है, 18 से 22 तक सामान्य नियम और 23 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान अनुच्छेद में, और 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये सारे प्रोविजन कहां पर है भाग 5 में। क्लियर हो गई बात? भाग 5 में। भाग 6 राज्य, भाग 6 राज्य, भाग 6 क्या है राज्य, ठीक है। भाग 6 में राज्य, और कहां से कहां तक 152 से 237, कहां तक 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। भाग 7 खाली है, निर्सित है, भाग 7 में कुछ नहीं है, उसमें लिख दीजिए निर्सित, क्या लिख दीजिए इंग्लिश में लिख दीजिए रिपील्ड। भाग 7 क्या कर दिए रिपील्ड है, निर्सित है, उसमें कुछ है नहीं, खाली पड़ा। और अनुच्छेद कौन सा 238, कौन सा अनुच्छेद 238 238 खाली पड़ा हुआ है, कभी कुछ व्यवस्था बनेगी तो रख दिया जाएगा, ठीक है ना। कई बार घरों में क्या होता है कमरे खाली होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जब जरूरत पड़ती है तो वहां पे सामान शिफ्ट कर दिया जाता है, जब संविधान में जरूरत पड़ेगी वहां शिफ्ट हो जाएंगी कुछ चीजें। भाग 7 के बाद कौन सा भाग आएगा 8, क्या है उसमें यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक 239 से लेकर के 242 तक, 239 से करके 242 तक, 239 से लेके 242 तक। अब कौन सा भाग आया भाग 9, क्या है भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान। पंचायतें, पंचायत कैसी होंगी, कैसे चुनाव होंगे, कितने स्तर की होंगी, कितना आरक्षण होगा, हाँ ये सब बातें कहां लिखी हैं भाग 9 में, ठीक है ना, भाग 9 में। और पंचायतों को जोड़ा गया है 73 में संविधान संशोधन से, किससे उसी में लिख लीजिए भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया प्रावधानों को, किससे 73rd अमेंडमेंट से। भाग 9 में लोग लिखा देते हैं भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 नहीं, भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया, किससे 73 में संविधान संशोधन से। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 जेड जी तक, जेड जी तक नहीं जेड ओ तक, सॉरी जेड ओ, जेड नहीं आएगा, 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ओ तक, जैसे 243 ए 243 बी ऐसे करके ओ तक, ठीक है। फिर लिखिए
नगर पालिकाएं, भाग 9A। अब आप समझ जाइए कि 9A को जोड़ा गया है, ठीक है ना। 9A को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन से? 74 74 में, 73 में से पंचायतों को रखा गया और 74 में से भाग 9A को जोड़ा गया और उसमें रखा गया नगर पालिकाओं को, म्यूनिसिपैलिटीज को। किसको जोड़ा गया? म्यूनिसिपैलिटीज को। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 243P से लेकर के ZG तक। ZG, P फॉर पेरिट, भाग 9 पंचायत 243 से लेकर के 243 तक। भाग 9A यहां जोड़ा गया था तो किससे? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और इसको जोड़ा गया किससे? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और इसमें क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। कहां से कहां तक? 243P से लेकर के 243ZG, ठीक है ना। एक भाग और नया जोड़ा गया 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। कहां से कहां तक? 243ZS से लेकर के 243ZT तक। इसको जोड़ा गया किससे? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? 97 में संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को भी अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 9A में जुड़ा है नगर पालिकाएं। CA का मतलब है C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, A फॉर अमेंडमेंट। शॉर्ट में कर दिया मैंने C.A। मैं कई जगह से लिखूंगा तो शॉर्ट लिखता हूं, जैसे प्रेसिडेंट को लिखता हूं PD प्रेसिडेंट, लोकसभा को लिखता हूं LS लोकसभा, राज्यसभा को लिखता हूं RS, बोलता भी रहता हूं, ठीक है ना। क्या समझ नहीं आ रहा? ये सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ये 97th अमेंडमेंट है। कौन सा अमेंडमेंट है? ठीक है, 97, 9 और 7, 97, ठीक है, 97 अमेंडमेंट से। अब इसके बाद कौन सा भाग आएगा? 10, भाग 10। मैं याद कराऊंगा, फटाफट लिखो, तेज तेज, टाइम नहीं है, टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती नहीं, बहुत कीमती टाइम, मन लगा के पढ़िए, अच्छा होगा, ठीक है। 10th पार्ट में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, हम शॉर्ट में कर देते हैं उसको SC और ST एरिया। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब एरिया क्षेत्र। SC ST एरिया के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? प्रशासन के बारे में कहां लिखा है? भाग 10, भाग 10 में उनके लिए प्रावधान है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 244 से लेके 244A खत्म, 10 बार। फटाफट लिखिए भाग 11, भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर के और 263 तक।
रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, आगे लिखिए भाग 12। भाग 12 में लिखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स। SUITS, सूट्स मतलब वाद, केस, मुकदमा। ठीक है ना, वाद बोलते हैं ना, वाद। केशवानंद भारती के वाद में ऐसा कहा गया। ठीक है, तो वाद क्या क्या हमने यूज किया, क्या क्या हमने? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। वाद मतलब केस, इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सूट। SUIT, सूट मतलब वाद, वाद मतलब केस, केस मतलब मुकदमा। ठीक है ना? कहां से कहां तक? 264 से लेकर के 300 तक, 300A तक, 300A तक। अगला भाग 13वां, व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम। इंटरकोर्स मतलब जाना। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, कहीं भी कोई भी स्टेट में जाकर के व्यापार या वाणिज्य समागम किया जा सकता है। कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट को व्यापार वाणिज्य करने से रोकेगा नहीं। व्यापार, वाणिज्य और समागम पढ़ेंगे हम लोग 301 से लेकर के 307 तक। व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है ना? हाँ, 14वां भाग लिखिए सर्विसेज। 307 तक, 301 से लेकर के 307। फिर लिखिए सेवाएं, सर्विसेज। 308 से लेकर के 323, 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 308 से लेकर के 323। फिर लिखिए ट्रिब्यूनल्स, भाग 14A। भाग 14A, पार्ट 14A। और आपको मालूम है, जैसे आपको समझ में आए A, B, C, तुरंत समझ जाइए अमेंडमेंट से जुड़ा है। तो ये भी किससे जुड़ा है? 42nd अमेंडमेंट से। 42वां संविधान संशोधन 42, और दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 323A और 323B। 323A और 323B। ठीक है? मुंह से नकाब हटाइए ये और खड़े होकर बताइए। 14A का ट्रिब्यूनल बताए तो अधिकरण। ट्रिब्यूनल TRIBUNAL, अधिकरण। आ धा पे छोटी की मात्रा, का रा ओणा, अधिकरण। ठीक है? अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद बता दिए बेटा, 323A, 323B। कंसंट्रेट रहिए। भाग 15 पार्ट 15 निर्वाचन, इलेक्शन। आप पढ़ते ना, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कैसे होगा, सफरेज क्या है, किसके कितनी एज तक आदमी वोट डाल सकता है, क्या क्या प्रावधान है, ये सब संविधान में लिखा है। कहां से कहां तक? 324 से लेकर 329 तक, 29। 324 to 329।
कौन सा भाग है? 15वां। ठीक है, अब भाग लिखिए 16। विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस। विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उ पा बापे मात्रा और धा, उपबंध। उपबंध इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, जैसे SC ST के लिए, OBCs के लिए, वो सब प्रावधान कहाँ है? इसी भाग 16 में लिखे हुए हैं। SC आयोग, ST आयोग, पिछड़ा आयोग, ये सब कहाँ है? इसी भाग में। केस अनुच्छेद से लेकर केस अनुच्छेद तक 330 से लेकर के 342 तक। अभी आपके लिए नया नया है, अभी सब आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा, परेशान नहीं। 330 से लेकर 342। भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, भाषाएं, राजभाषाएं। राजभाषा का मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं होता। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो भाषा सरकारों द्वारा यूज की जाती है कार्यों के लिए। ठीक है, पत्राचार जो होगा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कहां पर है ये? भाग 17 में। कहां पे है? पार्ट 17। और कहां से कहां तक? 343 से लेकर के 351 तक। आपातकालीन उपबंध, भाग 18 इमरजेंसी, 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360। भाग 19 मिसलेनियस, हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्ण, जो कुछ चीजें ऐसी थी जो इधर उधर नहीं रखी जा सकती थी, वो मिक्स मिसलेनियस करके एक जगह पर रख दी गई, प्रकीर्ण। भाग 19 कहां से कहां तक? 361 से लेकर 367, 361 to 367। ठीक है, भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। भाग 20 अनुच्छेद 368। अच्छा, जो लोग पढ़े हुए हैं, पहले से क्लास किए हुए, उनके लिए सवाल। जो लोग कोचिंग करे हुए हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में पैसा खर्च करके जो आए, वो बताएं संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं कितनी होती है? 2, 3, 4। 368 के अनुसार संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? 2। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3। नहीं लिखा है ऐसा? और क्या? ठीक है, चलिए भाग 21, भाग 21 लिखिए। भाग 21 लिखिए। टेम्परेरी, अस्थाई, अस्थाई। टेम्परेरी मतलब अस्थाई, संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल। इंग्लिश में ट्रांजिशनल या संक्रमणकालीन होता है ना, संक्रमण हो जाता है, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल। और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस। 369 से लेकर के 369 से लेकर के और 390 कहां तक? 2 तक, 392 तक। भाग 22 संविधान का नाम क्या है? संविधान का नाम क्या है?
अरे इतना मुश्किल सवाल। भारत का संविधान कहां लिखा है? सवाल दे रहा हूं। भारत के संविधान का नाम लिखा है अनुच्छेद 392, 393, 394, 395, 93। ठीक है ना? शॉर्ट टाइटल नाम लिखा है। ठीक है, तो इस भाग का नाम भी क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, हिंदी में संक्षिप्त। आप समझ आ रहा है? शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम। दूसरा कमेंसमेंट, मतलब लागू। कब से संविधान लागू हुआ? ये किस अनुच्छेद में लिखा है? संविधान कब लागू हुआ? कहां से पता लगता है? कहां पढ़ा? किस अनुच्छेद में? 394 में। ठीक है ना? तो ये भाग जो है कहां से कहां तक? 393 से लेकर 395 तक, लास्ट। संक्षिप्त नाम, लागू, और लास्ट में है निरसन। कुछ चीजों को निरसित कर दिया गया है, वो लिखा है इसी में, संक्षिप्त नाम, लागू और निरसन, भाग 22। निरसन, ना, नापे की मात्रा, रा, निरसन। इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए, रिपील। रिपील, रिपील, REPALS, रिपील। रिपील माने हटा देना, निरसित कर देना। अभी पढ़ा था हमने भाग 7 में। अब इसको याद करना, बड़ा आसान काम है, ध्यान दो। 5-5 के ब्लॉक बनाने हैं। कितने? 5-5 के ब्लॉक। पहले 5 भाग देखो। संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। देश है, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिक हैं, उनके अधिकार हैं, राज्यों में डीपीएसपी है और मूल कर्तव्य है। याद हो जाता है तुरंत, याद हो जाएगा। पहले के लिए भाग के लिए 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A। अगले 5 भाग देखो, बड़े से छोटे की ओर चलो। सबसे बड़ा क्या है? संघ। उससे छोटा क्या है? राज्य, 7 खाली। 8 में क्या उससे छोटा? यूनियन टेरिटरी। उससे भी छोटा क्या है? पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। और कुछ इधर उधर बच गया तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग। याद हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर। याद होगा कि नहीं? भाग 5 कहां से कहां तक था? 52 से 151। भाग 6 152 से, अगली गिनती वहीं से शुरू होनी है, 152 से 237। भाग 7 खाली, 238। अगला भाग 239 से 242। वेरी गुड। उसके बाद 343 से ओ, और फिर पी से लेकर के जेड जी और जेड एस से लेकर के जेड टी। ठीक हो गया? और अगला कुछ बच गया तो 344 या 244, 244 और 244A। भाग 10 खत्म हो गए। याद हो जाने चाहिए, घर जाके 5 मिनट काम करोगे, याद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगले 5 भाग देखो। जब संघ और राज्य बन चुके हैं, प्रावधान हो चुके हैं, तो रिलेशन होना चाहिए दोनों का। तो भाग 11 में क्या है? रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है? वित्त, संपत्ति, संविदा, और अगर कहीं कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए संपत्ति को लेकर तो पैसे को लेकर, तो क्या होता है? भाग। 4 चीजें, वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट और वाद। कौन सा भाग? 12। और पैसा आ जाएगा तो क्या करोगे? व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13।
व्यापार कैसी कर लोगे? नौकर चाहिए ना, रखने हैं तो सर्विसेज भाग 14। अगर नौकरों का कुछ विवाद हो जाए मालिक से तो कहां जाएगा? अधिकरण में। कहां जाएगा? अधिकरण में, भाग 14A। और रखोगे कैसे? ऐसे ही। प्रधान सेवक को कैसे रखा है? निर्वाचन से। तो अगला भाग क्या है? इलेक्शन से निर्वाचन, भाग 15। तो 11, 12, 13, 14, 14A और 15 याद हो जाएगा। रिलेशन संघ और राज्यों के बीच, रिलेशन काय का? वित्त व्यापार वाणिज्य और समागम का। और अगला भाग काय के लिए? वित्त व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 13। और 14 में क्या है? सेवाएं। और 14 का अधिकरण। और 15 में निर्वाचन। थोड़ा सा आर्टिकल्स घर जाके देखोगे, याद हो जाएंगे, यहां भी याद हो जाएंगे। क्योंकि 244A के बाद कौन सा आर्टिकल? 245, 11 के लिए। और कहां तक? और सबको मालूम है प्रॉपर्टी का राइट कहां है? 300A में। कहां पर है? 300A में। तो इससे पहले चले जाओ 264, एक ब्रेक लगा लो संबंधों के लिए, 264 याद कर लो। तो 245 से लेकर के 264 तक, 263 तक, और 264 से लेकर के 300A तक, और 301 से लेकर के 360 तक, और अगला 14 भाग 308 से लेकर के 323 तक। क्योंकि सबको मालूम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ट्रिब्यूनल्स कहां है? 323A में और B में। और निर्वाचन के लिए 324 से लेकर 329 तक। ठीक हो गया? 5 भाग ये हो गए पक्का। 16 में स्पेशल प्रोविजन SC ST इत्यादि के लिए, सर्टेन क्लासेस के लिए। कहां तक? कौन सा अनुच्छेद से? 330 से लेकर के 342 तक। और उसके बाद 17वां भाषाएं, 343 से 351। क्योंकि आपको मालूम है इमरजेंसी का प्रोविजन, इमरजेंसी किसी को याद होना, 352 तो सबको याद रहता है। इमरजेंसी 352 से लेकर 360 तक। और इमरजेंसी काय की? भाषा की थी। ठीक है। और जो कुछ बचा मिसलेनियस, कहां तक? 361 से 367। क्योंकि सबको मालूम है संविधान संशोधन का एक ही आर्टिकल 368। तो 20वां भाग 368। अगला यहां से 369 से लेकर के जम्मू कश्मीर का अच्छे सबको याद हो गया 370। तो 370 से एक पहले टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजन, इसके लिए जम्मू कश्मीर, नागालैंड इत्यादि के लिए। तो कहां से? 369 से लेकर 392। और एक आर्टिकल तो आपको याद होना ही चाहिए कि भारत के संविधान का नाम किस आर्टिकल में है? 393 में। तो 393 से लेकर 300 याद रहेगा, याद कर लोगे। पूछूंगा 3 दिन बाद, नहीं बता पाए तो दंड दिया जाएगा। और दंड भी ऐसा वैसा नहीं, जो नहीं बताएगा उसे एक चॉकलेट, और जो बताएगा उससे 2 ले ली जाएंगे। आप बताओगे? नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, ये भाग थे आपके। मैंने आपको संविधान के थोड़े से कंसेप्ट बताए आपको, ठीक है? आपको अच्छा लगा होगा जो लोग नए थे। इसके बाद अनुसूचियां पढ़ेंगे हम लोग, 20 से 25 मिनट लगेगा अनुसूचियों को। और उसके बाद मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या चीज? संविधान की प्रकृति के बारे में, कि संविधान का नेचर कैसा है, संविधान के लक्षण क्या है, और क्या क्या चीजें उसमें है। और उसी दिन खत्म करूंगा प्रियम्बल। अगली क्लास मिस नहीं करिएगा, 3 टॉपिक लेंगे उसमें हम लोग। क्या क्या? अनुसूचियां और